नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। गर्मी बढ़ते ही उत्तराखंड के कई जंगलों में भीषण आग लगने की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। वहीं पौड़ी जिले के कई जंगल आग की चपेट में आ चुके हैं, तो कहीं आग इतना भयानक रूप ले चुकी है कि उनको बुझाने के लिए वायुसेना की मदद लेनी पड़ रही है। वायुसेना के हेलीकॉप्टर श्रीनगर की अलकनंदा नदी से पानी एयरलिफ्ट कर आसपास के जंगलों में लगी आग पर डालने का काम कर रहे हैं। वायुसेना के इस ऑपरेशन का आज दूसरा दिन है, जहां लगातार वायुसेना की टीमें आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। उत्तराखंड में जंगल की आग शासन प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वनाग्नि को लेकर कह रहे हैं कि हमारे लिए ये बड़ी चुनौती है और इसको शांत करने के लिए सभी विकल्पों पर काम किया जा रहा है। जो लोग भी आग लगाने में शामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हमारा लक्ष्य है कि जल्द से जल्द इस पर काबू पा लिया जाए। आग हमारे लिए बड़ी चुनौती है और इसके शांत करने के लिए, वनाग्नि को शांत करने के लिए, आग बुझाने के लिए सभी विकल्पों पर हम काम कर रहे हैं। चाहे वो सेना की मदद लेनी हो, अन्य संस्थानों की मदद लेनी हो, लोगों को लगाना हो या इसमें कड़ाई करनी हो। जो लोग इसको जो है कहीं पर भी आग लगाने में शामिल हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी हो, वो सभी विकल्पों पर हम काम कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि जल्दी से जल्दी हम इस पर काबू पाएं। सर, आर्मी के हेलीकॉप्टर भी आग बुझाने में लगे हुए हैं। सर, श्रीनगर में भी कल आर्मी के हेलीकॉप्टर ने काफी जगह आग बुझाई। सर, आर्मी के हेलीकॉप्टर और आर्मी की सहायता हम लोग पहले से भी ले रहे हैं और कल भी यहाँ पर ली गई है, निकट भविष्य में भी लेंगे। 2025 तक उत्तराखंड के श्रेष्ठ राज्य बनने के दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सूर्यकांत धस्माना ने सीएम के श्रेष्ठ राज्य बनाने वाले बयान पर पलटवार किया। सूर्यकांत धस्माना ने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की घोषणा को याद दिलाते हुए कहा कि राज्य में जिस तरह वनाग्नि की घटनाएं हो रही हैं और आपदा प्रबंधन नाकामयाब साबित हो रहा है, ऐसे हालात उत्तराखंड सर्वश्रेष्ठ राज्य की गिनती में सबसे ऊंचे स्थान पर कैसे होगा। उन्होंने कहा कि सीएम की बात अब छलावा लग रही है। राज्य में ना ही तो कानून व्यवस्था है और ना ही अपराध पर लगाम लग पा रही है। उन्होंने कहा बीजेपी केवल महिला सम्मान की बातें करती है, जबकि राज्य में महिलाओं के साथ जघन्य अपराध भी घटित हो रहे हैं। इस समय मैं और सारे मुद्दे डाल करके यहाँ पे इस आज के मुद्दे को डाइल्यूट नहीं करना चाह रहा हूँ। अंकिता भंडारी से लेकर के और भर्ती घोटाले से लेकर के वो सारी बातें कैसेट में रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन आप मॉडल स्टेट बनाओ, अच्छी बात है। बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं होता भाई। तो जैसी बड़ी बातें उनके आका करते हैं वैसी बातें वो कर रहे हैं। वो विकसित भारत से 2047 से अब आ गए मंगलसूत्र में, अब वो आ गए भैंस में। जिस जगह आ गए वो तो मालूम है आपको, असलियत में आ गए ना, वो असलियत में आ गए। मैं वो असलियत क्या होता है मैं वो शब्द नहीं कहना चाहता, लेकिन अपनी असलियत में आ गए कि वो असलियत में क्या है। भैंस, प्रधानमंत्री देश का भैंस की बात कर रहा है, मंगलसूत्र की बात कर रहा है, हिंदू मुसलमान की बात कर रहा है। वो हमेशा ही करते थे, अब वो खुलेआम कर रहे हैं बेशर्मी से। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब सभी की निगाहें 4 जून यानी कि मतगणना पर टिकी हुई हैं। ऐसे में बीजेपी ने अपने तमाम नेताओं को अन्य राज्यों में भी चुनाव प्रचार के लिए लगाया हुआ है, जिस पर विपक्ष का कहना है कि प्रदेश में वनाग्नि की घटनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन जिम्मेदार नेता राज्य से बाहर चुनाव प्रचार में बिजी हैं। वहीं उत्तराखंड से जुड़े तमाम विषयों को लेकर हॉर्नबिल टीवी ने बीजेपी विधायक दुर्गेश्वर लाल से खास बातचीत की है। पुरोला से भाजपा विधायक दुर्गेश्वर लाल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे, लोकसभा चुनाव हो चुके हैं पूरी तरह से, किस तरह का रिस्पांस भी आ रहा है जनता का, क्या देख रहे हैं, क्योंकि 4 जून को तो नतीजे आ ही रहे हैं। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं उत्तराखंड वासियों का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने हमारे पूरे प्रदेशवासियों ने जो है भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया। जिससे पूर्व की भांति जो है भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड जो है एक
पारंपरिक जो है यहाँ पे मोदी के प्रति जो है एक स्नेह और प्रेम देखने को मिला है। इस बार भी जो है उत्तराखंड से जो है पाँचों की पाँचों सीटें जीत के आदरणीय मोदी जी को जो है गिफ्ट के रूप में दे रहे हैं, क्योंकि मोदी जी ने कहा था कि जो है आने वाला जो दशक है ये उत्तराखंड का है, और सच में ये साबित हो गया है। आप टूरिज़्म के क्षेत्र में देखें, ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में देखें, या आपके एजुकेशन के क्षेत्र में देखें, आप एक अंतिम छोर पे बैठा हुआ व्यक्ति है, उसकी जो है उसकी हमारी जो सरकार है आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, और प्रत्येक व्यक्ति की चिंता करते हैं। तो मुझे लगता है कि इस बार जो है एक जनता ने जो पहले ही मन बना रखा था उसका रिजल्ट 4 जून को सिर्फ ओनली औपचारिकताएँ बची है। अच्छा सर, जिस तरह से देखा भी जा रहा है कि अन्य राज्यों में लगातार चुनाव प्रचार चल रहे हैं, तो ऐसे में आप लोगों की भी ड्यूटी लगाई गई है, आप लोगों को भी कहाँ कहाँ पर ड्यूटी लगा दी गई हैं, और कब कब तक आपको चुनाव मैदान में रहना पड़ेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, तो परिवार पूरी तरह से जो है अपने एक पूरे देश में जो है अपना जो टास्क मिला, जो काम है उसको करती है। और मुझे भी उसमें मेरा भी सौभाग्य है कि मुझे भी जो है चुनाव में इस दौरान जो है उत्तराखंड के बाद मुझे जो है हिमाचल प्रदेश में कार्य करने का मौका मिला है, और मुझे रोहडू विधानसभा जो स्पेशली मुझे दी गई, क्योंकि रोहडू विधानसभा मेरे क्षेत्र से सटीक विधानसभा है, और वहाँ से हमारा जो नाते रिश्ते हैं मेरी विधानसभा से कनेक्टेड है, तो वहाँ पे मुझे कार्य करने का मौका मिला है। और वहाँ पे लोगों का जो आजकल मैंने वातावरण देखा है, महिलाओं का, बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, और ख़ास करके जो वो लोग हैं जो लाभार्थी लोग हैं, एक छोटे से बच्चे से लेकर के जो है एक बुजुर्ग तक जो है, वो सब लोग एक्साइटेड है। वो कहते हैं कि हम मोदी को वोट दे रहे हैं, किसी को प्रचार करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, सिर्फ ओनली उन तक पहुंचते हैं। हम तो मोदी जी के नमस्ते उन तक पहुंचाते हैं, और लोग कहते हैं कि इस बार हम मोदी को ही देखेंगे और अन्य पार्टी को हमें से कोई उम्मीद नहीं है। अच्छा सर, चारधाम यात्रा भी शुरू होने जा रही है, किस रूप में देख रहे हैं आप और क्या कुछ मान रहे हैं? क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे, आपके भी कई क्षेत्र पड़ते हैं, चारधाम यात्रा पे आपका रूट पड़ता है पूरा का पूरा, तो किस तरह की तैयारियां हैं इस बार की? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बहुत अच्छी बात कहना चाहूँगा कि जो चारधाम यात्रा को लेकर के यमुनोत्री जो क्षेत्र है, पूरे चारधाम यात्रा का प्रथम पड़ाव है। एक तरीके से हम डोर स्टेप कह सकते हैं, दरवाज़ा कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो हम लोगों का स्वागत और अभिनंदन करते हैं सभी। मैं पूरे क्षेत्रवासियों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आप आइए चारधाम यात्रा, क्योंकि हम सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, हम सनातन धर्म के तहत जो है देवी देवताओं को मानने वाले लोग हैं। आप आइए, और स्पिरिचुअल जगह है हमारे यहाँ। और मेरे डामटा से शुरू होता है, डामटा से लेके बड़कोट तक जो है मेरी विधानसभा से होते हुए गुजरती हैं। तो कई सारे जब लोग यहाँ आएंगे, शरणार्थी आएंगे, जो श्रद्धालु आएंगे, तो डेफिनेटली रास्ते में कई सारी चीज़ें जो है विकसित होती है। और आज इस बार मैं कहना चाहूँगा कि पूरे देश और प्रदेशवासियों को कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए। इस बार सरकार ने पूरी तरह से मुस्तैद है कि आने वाले समय में जो है जिस तरीके से पिछली बार यात्रा हुई, इस बार और अच्छे से की जाएगी, वो सारी व्यवस्थाएँ कर चुकी है। सर ठीक है, चारधाम यात्रा की तैयारियां तो जोर शोर से चल रही है, लेकिन उत्तरकाशी के कई क्षेत्र अभी भी ऐसे हैं जहां पर पेयजल की बड़ी समस्या, बड़ी किल्लत है। तो ऐसे में चारधाम यात्रा जब चलेगी तो काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है यात्रियों को, तो क्या उस ओर भी आप लोग काम कर रहे हैं? देखिए, जो आपने पेयजल की बात करी है, देखो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का एक विज़न है। उन्होंने हर घर जल हर घर नल के तहत गांव में तो सारी व्यवस्थाएं करी जा रही है, लेकिन उसमें मैं आपकी बात का डिनाई नहीं कर रहा हूँ, कई जगह समस्याएं आ रही थी बीच में। आपने देखा भी होगा कि फॉरेस्ट की वजह से लैंड ट्रांसफ़र, वहाँ पे जो है लैंड आपके लाइन बिछाने में समस्या आ रही थी, तो उसकी परमिशन की समस्या थी, वो जाके आने वाले समय में उसको जो है हम सॉल्व कर रहे हैं। और रही यात्रियों के लिए हम तो जो है पानी प्रदेश के देश हैं भाई, गंगा हमारे यहाँ से निकलती है, तो हमारे यहाँ पेयजल की तो कोई समस्या नहीं। हो सकता है कई जगह पे ऐसी कोई व्यवस्था होगी, तो उसके लिए प्रशासन मुस्तैद है, और हम भी अपनी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्योंकि मेरा भी क्षेत्र पड़ता है। तो पूरी चाहे उत्तरकाशी हो, आपके गंगोत्री हो, यमुनोत्री हो, या अन्य जगह भी हो, हम लोग जो है उसके लिए मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और मैं कहता हूँ कि लोगों को आने वाले समय में कोई ज़्यादा ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अच्छा सर, वनाग्नि की घटनाएं भी लगातार प्रदेश में बढ़ रही हैं, ऐसे में कांग्रेस भी सवाल उठा रही है। कांग्रेस का कहना है कि जो जिम्मेदार हैं वो प्रदेश से बाहर हैं, चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, लेकिन वनाग्नि की जो घटनाएं हैं उन पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। देखिए, कांग्रेस के पास सिर्फ आरोप लगाने से अलावा उनके पास कोई
कोई ऑप्शन तो होता नहीं है। देखिए, अगर आप किसी पे आरोप लगा रहे हैं तो आपके पास सॉल्यूशन भी होना जरूरी है। ठीक है, हमारे प्रदेश के जैसे मुख्यमंत्री जी कंटिन्यूसली अपने प्रदेश के साथ साथ कनेक्टेड है, और साथ साथ लोकतंत्र का इतना बड़ा त्यौहार है, सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण त्यौहार है, जिसमें हम 5 साल में अपने एक प्रतिनिधि को चुनते हैं। एक देश को एक जो है किस दिशा में लेके जाना, उसके लिए हम एक चुनाव की बात करते हैं। तो हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, मैं कहना चाहूँगा हम उत्तराखंड वासी जो है गर्व से कह सकते हैं 5वें नंबर की जो है स्टार प्रचारक में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री है। शायद इसीलिए कांग्रेस को जो है चीड़ मच रही है, उनको शायद एलर्जी हो रही है। तो सब चीज़ें चल रही है। देखो, वन अग्नि की जो घटनाएं हो रही है उसके लिए प्रशासन है, विभाग काम कर रहा है, और डेली बेसिस पे माननीय मुख्यमंत्री जी उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उसके लिए टीम भी बनाई गई है, और नोडल भी उसके लिए चयन किए गए हैं। और जो भी होगा आगे भाई, वो तो एक बेसिकली एक डेस्टिनी है, एक तरीके से एक आपदा है। अग्निकांड एक आपदा है, तो उसको कैसे निपटा जाए उसके लिए प्रक्रिया चल रही है और काम कर रहे हैं। उसको कैसे जो उसका निवारण किया जाए, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरह 24 आवर जो है प्रदेश के प्रति सजग है। अच्छा, निकाय चुनाव भी होने हैं प्रदेश में, किस रूप में आप देख रहे हैं? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अभी मतदाता ऐसे भी हैं जिनके सूची में नाम ही नहीं जुड़े हुए हैं। देखो, निकाय चुनाव हमारी एक जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि जो एक प्रदेश में एक जैसे विधानसभा के चुनाव होते हैं, लोकसभा के चुनाव हैं, हम अपर लेवल के लिए जो है कानून कैसे बनाएं, जो एक व्यक्ति से मैन टू मैन जुड़े हुए हैं। तो निकाय चुनाव में जो प्रतिनिधि हैं उनका चयन होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि चुनी हुई सरकार बननी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हमारी प्रदेश की सरकार पूरी तरह से तैयार है। और रही जो है कई लोगों के नाम छूटे हुए, उसके लिए कुछ समय का टाइम दिया गया कि बहुत जल्दी उनकी जो है उसमें इलेक्शन सूची में नाम आ जाए, और जिनके नाम छूटे हुए उनके जो है नाम जोड़े जाएंगे, और बहुत जल्दी जो है जैसा जो है प्रदेश का आदेश होगा, डेफिनेटली सरकार जो है काम कर रही है। धन्यवाद सर। हॉर्नबिल टीवी से बात करने के लिए। दुर्गेश्वर लाल जी को आप सुन रहे थे, विधायक हैं पुरोला से, और तमाम विषयों पर हमसे बातचीत भी कर रहे थे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। उत्तराखंड को यूं तो शिक्षा का हब कहा जाता है, और सरकार बेहतर शिक्षा सुविधाओं के दावे भी खूब करती है, लेकिन पहाड़ आते आते सरकार के दावे दम तोड़ते हुए नजर आते हैं। नारायण बगड़ विकासखंड के राजकीय इंटर कॉलेज कोब आज भी कैसे संचालित हो रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। शिक्षा व्यवस्था में सुधार के नाम पर सालाना सैकड़ों करोड़ों रुपए खर्च करने वाली उत्तराखंड सरकार दावा तो खूब करती है, लेकिन पहाड़ आते आते सरकार के दावे भी दम तोड़ते नजर आते हैं। चमोली जिले के नारायण बगड़ विकासखंड के राजकीय इंटर कॉलेज कॉप का हाल बेहाल है। डर के साए में बच्चे जर्जर भवन में पढ़ने को मजबूर हैं, और जिम्मेदार विभाग अधिकारी जानकारी के बाद भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। सवाल है कि क्या विभाग और जिले के वरीय अधिकारी किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं? जैसा कि विगत वर्षों से हमारा भवन करीब 10-12 साल से अपूर्ण है। इसमें कई बार जांच हुई, कई बार पहले तो उत्तर प्रदेश निर्माण निगम ने इसको बनाया, तब मैं अध्यक्ष नहीं था। इसमें हमारे कम से कम 20 उस टाइम से 10-15 अध्यक्ष चेंज हो चुके हैं, पर हमारा जो भवन है, भवन की अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ पे सीओ साहब भी जिले से आए थे, उन्होंने 2 विभागों से इसकी जांच करवाई निर्माण निगम की, और इसमें पीडब्ल्यूडी थराली के जीई साहब थे और वो थे, दोनों ने जांच की। उस जांच के बाद क्या हुआ, हम लोगों का भी विद्यालय में इसकी कोई भी सूचना नहीं। नारायण बगड़ विकासखंड के राजकीय इंटर कॉलेज कॉब में कई सालों से जूनियर हाई स्कूल खस्ताहाल भवन में चल रहा है। यहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या तकरीबन 102 के आसपास है, लेकिन इनके पढ़ने के लिए जूनियर हाई स्कूल के 3 कमरे हैं। भूकंप राहत से बना एक टीन शेड, आंगनबाड़ी केंद्र का एक कमरा, और प्रभारी प्रधानाचार्य की तरफ से विद्यालय को मिलने वाले फंड से बना एक टीन शेड ही उपलब्ध है। उसके बाद जैसा कि ये विद्यालय ऐसा ही पड़ा है, ऐसे कि कोई भी इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। कई डाकें दी गई, पहले शासन द्वारा, पहले अध्यक्षों ने दी, दूसरों ने दी, पर विद्यालय का जो भवन है वैसे ही है अभी तक हमारे द्वारा। हाँ, उसका जिम्मेदार सरकारी रहेगी, जो कर्मचारियों ने इस ढंग से उसका वो किया है। सरकार लेने को उसको इतने वर्षों से पड़ा हुआ भवन, कोई भी इसमें इंक्वायरी नहीं कर रहा है। कई बार शासन को हम भी गए थे, अनशन भी किया था, पहले धरना प्रदर्शन हुआ बिल्डिंग के चक्कर में, बहुत कुछ बातें हुई,
प्रशासन के संज्ञान में ये बातें नहीं आई। मौजूदा वक्त में आलम यह है कि सर्दी में यहाँ कक्षाएं बरामदे में लगानी पड़ रही हैं। वहीं गर्मियों में ये बच्चे टीन शेड में भीषण गर्मी में तपते हैं और बरसात में टपकती छत के नीचे ज्ञान प्राप्त करते हैं। जिन कक्षाओं में बच्चे ज्ञान प्राप्त करते हैं उनकी स्थिति दयनीय बनी हुई है। किसी कमरे में छत का सरिया दिख रहा है तो कहीं टीन शेड की स्थिति बदहाल है। हमने 6 से और 8 तक बरामदे में पढ़ा है। हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। हमारे सर लोग हमें बाहर पे पढ़ाते थे। कई बार हमने कंबाइंड क्लास में भी पढ़ा है। हम 2 क्लासेस साथ में पढ़ते थे, इसलिए हमें पढ़ने में बहुत सारी दिक्कतें हुई हैं, जिस वजह से हमें बहुत सारा लॉस हुआ है। आगे जाके हमें वो चीज़ें समझ में नहीं आ पा रही हैं। एक हमारी कक्षा है जिसमें हम बाद में जाके बैठे थे, उसका भी गिरने का डर बना रहता है और हमारे सर लोग भी हमें बड़े ही डर कर पढ़ाते हैं। वो गिरने ही वाला है पर पता नहीं चल पा रहा है। 12 सालों में राजकीय इंटर कॉलेज का निर्माण चल रहा है, अब तक पूरा नहीं हो सका। पिछले 12 सालों में 91 लाख की स्वीकृत लागत, 12 लाख रुपए की जिला योजना और मैदान समतलीकरण पर 5 लाख अतिरिक्त खर्च करने के बाद भी राजकीय इंटर कॉलेज का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है और अधर में लटका है। ग्रामीणों की शिकायत पर जिलाधिकारी ने जनता दरबार में जांच के आदेश दिए। 2023 में जांच शुरू हुई कि आखिर अधूरी बिल्डिंग में पूरा बजट कहां खपा है, लेकिन इसका जवाब अब तक सामने नहीं आया और न ही भवन का निर्माण पूरा हो सका। तो हमारी स्कूल है, स्कूल की समस्या अच्छी नहीं है। ऊपर की स्कूल है, जैसे बहुत सालों से 11-12 सालों से उसका काम चलते आ रहे हैं पर कभी पूरे नहीं हुई। उसमें भी 4 रूम है, जबकि हमें चाहिए पढ़ने के लिए 7 रूम प्रॉपर। हमें प्रॉपर पढ़ने के लिए नहीं होती। ये स्कूल है हमारी, यहाँ 3 सेट है। 3 सेट में हमें गर्मियों के टाइम पे बहुत गर्मी होती है। गर्मी से कई बच्चे तो बीमार हो जाते हैं, इसलिए पढ़ाई भी अच्छे से नहीं हो पाती है हमारी। बाकी ये सीमेंट वाले रूम है, इनमें बरसात के टाइम पर पानी टपकता रहता है, कई बार गिरने आदि का डर भी लगा रहता है, इसलिए सब लोग डरे रहते हैं, हम भी डरे रहते हैं। बारिश के टाइम पे भी उतनी हमारे अच्छे से पढ़ाई नहीं होती है। और बाकी एक क्लास है, जैसे धूप हो गई, हम ये 3 साइड में बैठे रहते हैं, बड़ी कक्षा, धूप हो गई। अब ठंडियों के टाइम पे तो ठंड लगती है और रूम में भी उतनी सुविधा नहीं है, इसलिए हमें बाहर बैठना पड़ता है। जांच हुई, लेकिन जांच की आंच किसी तक नहीं पहुंची। बरसात के मौसम में इन कक्षाओं में छत टपकती है, छात्र छात्राओं को पठन पाठन में परेशानी होती है। इस स्थिति में बच्चों में डर इस बात का होता है कि कब टीन का शेड गिर जाए और अगर ऐसा हुआ तो जिम्मेदार कौन होगा। ये भी कहना मुश्किल है क्योंकि डीएम साहब के आदेश पर जांच हुई, लेकिन इस परिस्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है यह भी तय नहीं हो पाया। ये विद्यालय है जहाँ पे चल रहा है विद्यालय, ये जूनियर की बिल्डिंग है। और एक्चुअली हुआ क्या, 2008 में स्वीकृति वर्ष इसका 2008 है, जो ऊपर की जो बिल्डिंग बन रही है 2008 है और उसके लिए 91 लाख के समथिंग जो है पैसा आया था। तो तब से लेकर के 2008 से लेकर के 2013 में कार्य बंद हुआ था और पुनः 2015 में ये कार्य शुरू हुआ, लेकिन अभी भी स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। जो यहाँ की बात करूं मैं, जूनियर का विद्यालय है और यहाँ पे हम जानते हैं कि विद्यालय कैसे चल रहा है, क्योंकि 3 कमरे हम पे हैं और कक्षाएं हमारी 9 कक्षाएं हैं। अगर 11 ये भी को माने तो 9 कक्षाएं टोटल हैं। तो उस वक्त से लेकर के आज तक स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। हमें बहुत बड़ी परेशानी होती है विद्यालय को संचालित करने में। कई बार ऐसा होता है कि कई कक्षाओं को हमारे एक साथ बिठाना पड़ता है। कई बार ये भी आता है समय कि हमको दिन में विद्यालय का जो समय होता है उससे पहले भी जो बच्चों की छुट्टी कर देनी पड़ती है, क्योंकि मौसम खराब हो जाता है। तो जो बिल्डिंग है, जो कक्षाएं हैं, वो इतनी उनकी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है कि कभी भी गिर सकता है और यहाँ तक बच्चों को भी और हमारे स्टाफ को भी नुकसान हो सकता है। तो 2015 में पुनः पुनरीक्षित हुआ और 176 पॉइंट कुछ लाख जो है इसके लिए स्वीकृत हुआ था। उसके बाद स्थिति अभी भी ज्यों की त्यों बनी है। हैरान करने वाली बात है कि यहाँ एक और 12 वर्षों से राजकीय इंटर कॉलेज का भवन 1 करोड़ से अधिक खर्च करने के बाद भी अधूरा है और ग्रामीणों की शिकायत पर चली जांच अब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। वहीं इस लापरवाही का सीधा खामियाजा यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। शिक्षा विभाग के आला अधिकारी खस्ताहाल भवन और जीर्ण शीर्ण टीन शेडों में पढ़ने वाले इन स्कूली बच्चों की सुरक्षित शिक्षा दीक्षा के लिए अन्य विकल्प तक नहीं तलाश सके।
पत्राचार हुआ है हमारे माध्यम से और हमारे पास रिकॉर्ड है उस चीज का। हमने बराबर फाइल उसकी बना रखी है। जवाब कुछ नहीं, जनरली ऐसे जवाब आता है, कोई खास ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। और हमने अपने विद्यालय स्तर से या एक प्रभारी प्रधानाचार्य की हैसियत से बराबर हमने पत्राचार किया है। जो उच्च अधिकारी हैं, जो शासन है, उन तक हमने जो है बात पहुंचाई है और इसके बावजूद भी हमें कोई ठोस जो है उस पे कार्रवाई नहीं दिख रही है। इसी विद्यालय में पढ़ने वाली छात्रा की परेशानी समझिए, जो थराली के विधायक और सूबे के शिक्षा मंत्री से गुहार लगाकर कह रही हैं कि मेहरबानी करके उनके विद्यालय का भवन बनवा दीजिए। अब देखने वाली बात होगी कि 12 वर्षों से अधूरे पड़े निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए शासन क्या कदम उठाता है और जीर्ण शीर्ण भवन में पढ़ने को मजबूर छात्र छात्राओं की सुरक्षा के लिए शिक्षा महकमा क्या प्रयास करता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे स्कूल में क्या-क्या परेशानी होती है और हमें झेलनी पड़ती है। जैसे कि हमें पता है ये जूनियर हाई स्कूल है, हम यहाँ हमारी स्कूल ऊपर बन रही है, काफ़ी सालों से वो नहीं बन पा रही है। हमें यहाँ ठंडियों में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हमें काफ़ी ठंड लगती है, हमें बाहर पढ़ना पड़ता है, जिससे हमें पढ़ाई में काफ़ी डिस्टर्ब होता है। और गर्मियों में जो टीन सेट है उसमें हमें इतनी गर्मी होती है कि काफ़ी बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाती है। और कुछ यहाँ ऐसे भवन हैं जो खंडर हो चुके हैं। तो मेरा विधायक जी और शिक्षा मंत्री से यही अनुरोध रहेगा कि अगर आप हमारे इस स्कूल के भवन को जल्द से जल्द बना दें तो आपकी काफ़ी मेहरबानी होगी। देहरादून में बैठी बीजेपी सरकार के शिक्षा मंत्री को जब कभी भी मौका मिलता है तो बड़ी-बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन लगता है कि मंत्री जी जमीनी हकीकत से रूबरू नहीं हैं। अगर मंत्री को पता होता तो एक बार अधिकारियों से इसकी जानकारी जरूर लेते। चमोली के थराली से हॉर्नबिल टीवी के लिए मोहन गिरी की रिपोर्ट। आगामी चारधाम यात्रा के लिए उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग यात्रियों को बेहतर व्यवस्था सुविधाएं देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसी को लेकर उत्तराखंड डीजी हेल्थ डॉक्टर विनीता शाह ने बताया कि सभी जिलों के सीएमओ और जितने भी डॉक्टर हैं, जितने भी उनकी मांग की जा रही है उतने मुहैया कराए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि चारधाम वाले जिले के डॉक्टर और अन्य जिलों के डॉक्टरों को मिलाकर कुल 389 MBBS डॉक्टर, 79 स्पेशलिस्ट और 337 पैरामेडिकल कर्मी तैनात किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग इस यात्रा के लिए पूरी तैयार है और हम सुखद सुरक्षित यात्रा का हमारा मंतव्य है। और जितना भी जिले से सीएमओ द्वारा डिमांड की गई है डॉक्टर्स की, वो हमने उनको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। ऑलरेडी लगभग इस तरह से उनके जो अपने डॉक्टर तैनात थे और जो बाहर से दिए थे उस मिला के कुल 389 MBBS डॉक्टर्स, 79 स्पेशलिस्ट डॉक्टर और 337 पैरामेडिकल हम लोगों ने तैनात किए हैं। और ये सभी डॉक्टर्स को हमने और पैरामेडिकल्स को प्रशिक्षण दिया है कि हाई एल्टीट्यूड में क्या परेशानी होगी, मायोकार्डियल इन्फेक्शन या कोई और इमरजेंसी को डील। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।